अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसकी जो है वो डेरिवेशन भी करेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस अ टाइम हार्मोनिक फील्ड वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम, इफ ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडली वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडली वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, phi is phase constant of sinusoidally variation of electric field, E is sinusoidally variation of electric field, then sum of sinusoidal vectors are given by। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें जो है वो नीचे अब वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास जो ई है वो किसके बराबर है, ई नॉट ई रेज टू द पावर जे इंटू ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये ओमेगा क्या है, फाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इनको अब दोबारा बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं हम टाइम के लिहाज से। जब हम टाइम के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट इस टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव आएगा दोबारा अगेन, यानी कि एक दफ़ा तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी, और बाद में दोबारा जब इसका एंगल का लेंगे, उसकी पावर का लेंगे, तो उसमें जस्ट हम इसका लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जे ओमेगा, वो हम स्टार्ट में लिख लेते होते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, बाकी सारी सेम एज इट इज़ टर्म जे ओमेगा को स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है, अब देखें जो ये वाली की पूरी टर्म है, ये देखिए हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ रही है, ये हमारे पास किसके बराबर आ रही है, ई के बराबर आ रही है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे ई पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा, और यहाँ पे जे किसके बराबर है, स्क्वायर रूट माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बराबर किसके आ जाएगा, डी नॉट ई रेज टू द पावर जे इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। सेम एज इट इज़ इसका भी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या सी इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और यहाँ से फिर से जो ये वाला फैक्टर और साथ में डी नॉट, ये फिर दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, डी के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम किसके को लिख सकते हैं, पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा डी के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मीन एच, तो एच के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसका फिर से जो है वो हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे टाइम के लिहाज से। जब टाइम के लिहाज से इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस की। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के मुताबिक क्या है, द जनरल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन इज गिवन बाय। अब ये तो है इनकी जनरल फॉर्म, यानी कि हम देखते हैं कि डेल डॉट डी बराबर होता है हमारे पास रो के, डेल डॉट बी हमारे पास जीरो के बराबर होता है, डेल क्रॉस ई हमारे पास पार्शियल बी ओवर पार्शियल डी के बराबर होता है, और सिमिलरली डेल क्रॉस एच जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, किसी भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये हम पीछे जो है वो कंडीशन एक डिस्कस कर चुके हैं कि जे बराबर होता है सिग्मा ई, और वो बराबर किसके होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड ई आर रिलेटेड है, और हम ये भी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी और ई हैं वो भी एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एच आर रिलेटेड एज, और सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड और एच है, बी और एच है, वो आपस में रिलेट कैसे करते हैं, इस फार्मूले की मदद से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो फॉर फ्री चार्जेस मीडियम, तो वो मीडियम जिसके अंदर फ्री चार्जेस हो उसमें डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 0 होती है। तो अंडर दीज कंडीशन द मैक्सवेल्स इक्वेशंस बिकम्स, अब हमने ये सारी कंडीशन यूज़ करनी है मैक्सवेल्स इक्वेशन में। कौन कौन सी, एक तो हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, ये वाली कंडीशन, और ये 4 कंडीशंस हमने यूज़ करनी है चारों इक्वेशंस के अंदर। जब हम चारों इक्वेशंस के अंदर वो कंडीशंस यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वो 4 इक्वेशंस दोबारा हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, सो जिसको हमने 5, 6, 7 और 8 का नाम दे दिया। ठीक है, सो आगे देखते हैं मज़ीद। यहाँ से देखिए टाइम डिपेंडेंट ई वेव इक्वेशन। अब हम टाइम डिपेंडेंट ई वेव इक्वेशन फाइंड करने लगे। ठीक है, टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 की जो है वो कर ले लेनी है। ठीक है, तो इक्वेशन 7 देखिए हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 7, इस साइड की भी कर ले लेनी है और इस साइड की भी हमने क्या ले लेनी है, कर ले लेनी है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो यहाँ पे क्या ले ली, कर ले ली। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 9। पुट इक्वेशन नंबर 8 इन 9, इक्वेशन नंबर 8 में देखिए हमारे पास जो है वो डेल क्रॉस ई की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, वो पुट कर देनी है। ठीक है,
और यहाँ पे जो है वो डेल क्रॉस एच की वैल्यू भी हमारे पास पड़ी हुई है पीछे, तो वो भी हमने यहाँ से पुट कर देनी है। ठीक है, जब हम वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमें इक्वेशन नंबर 10 मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर जो 5 है वहाँ पे देखिए हमारे पास डेल ई की वैल्यू कितनी है, 0 पड़ी हुई है। ठीक है, और सिमिलरली जो ये जो हमारे पास जो है उसको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो जे स्केयर हो जाएगा। जे स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। सो पीछे ओमेगा और ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्केयर, म्यू और एप्सिलॉन नॉट वैसे आ गया और ई भी हमारे पास वैसे आ गया। ठीक है, ये पूरा पूरा फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा और पीछे हमारे पास ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। सो यहाँ से देखिए जो ये वाला जो फैक्टर है ये बराबर किसके होता है, 1/c स्केयर के बराबर होता है, तो वो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। सो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन अल्फ़ा, और ये इक्वेशन अल्फ़ा क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट ई वेव इक्वेशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, और इसको जो है वो अगर हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से जैसे ई एक्स वेव इक्वेशन लिखी है तो ई एक्स के लिए हम कंपैरिजन कर लेंगे किसका, इसकी सिर्फ ई एक्स वाली टर्म के साथ। तो इसी तरह ई वाई ई जी की भी हम कंपोनेंट फॉर्म अलग-अलग से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट एच वेव इक्वेशन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये, टाइम डिपेंडेंट एच वेव इक्वेशन। इसके भी हम कर ले लेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 8 की कर ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 8 की हमने दोनों तरफ क्या ले ली, कर ले ली, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 11। पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 11 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सो आगे देखें, ये देखें मजीद इसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब पुट इक्वेशन नंबर 6 एंड 12। अब इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करेंगे 12 के अंदर, तो सबसे पहली बात तो इसकी वैल्यू हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और बाकी टर्म्स को भी आपने रिप्लेस करते रहे। यहाँ से फिर से जे मल्टीप्लाई होकर जे स्केयर बराबर होता है माइनस के, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और पीछे ओमेगा को ओमेगा स्केयर तो ओमेगा स्केयर, बाकी टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये इस साइड पे माइनस है, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन दोनों साइड के चेंज हो गए। और यहाँ से ये वाली टर्म फिर से 1/c स्केयर के बराबर होती है तो उसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से हमें इक्वेशन बीटा मिलती है। और यही जो बीटा इक्वेशन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट एच वेव इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन थी टाइम डिपेंडेंट जो कि हमने फाइंड कर ली है। इक्वेशन नंबर ये बीटा एक ये हो गई, ये एच फैक्टर के लिए थी, और ये अल्फ़ा ये दूसरी हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।